9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द, नाम, वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाई, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने चेष्टा की कि इस पहली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल। और उनसे पूछने का साहस नहीं। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना बाहर मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया, कुछ नहीं। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार से आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल, हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मुंह साफ कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था। इसलिए और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। The moment I have realized God sitting in the temple of every human being, that moment I am free from bondage and इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विदा आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े भूंगा हो, तो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते, जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें अपनी उम्र इसी तरह गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया लताड़ धन से। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण है, ऐसी ऐसी लगती बातें करते, ऐसे ऐसे सुखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। इस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता था, क्यों ना घर चले जाओ, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब झिलाका कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना कोई स्कीम तैयार किए, बिना कोई नक्शा बनाए काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल के वक्त खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर हॉस्टल के सामने टहलना, फिर भोजन करके 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली,
हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछलकूद, कबड्डी के वो दावगात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साथ से भागता, उनसे नजरें चुराने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर नहीं। उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ और मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। मेरे जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथ, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? देखिए, जैसे खेलता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे तो मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वातन में मुझ पर नहीं। भाई साहब ने इसे भाग, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की खेल करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींची और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या स्थिति? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई असल चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। संसार के सभी महिम उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। इतना है नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का सच्चा भक्त उससे कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायर ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर कट गए। सपा चट, सिपर भी ना मिलेगा। सिपर भी वो किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लग जाता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभांगों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोडियम, चर्बियम, पंद्रह लगाते थे। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो खुदा की पैदा। अबज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है। हर व्यक्ति की बात के लिए क्यों छात्रों का गुण करते हो? भाई दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लम्ब गिरा दो तो आधार लम्ब से दुगना हो जाए। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे दुगना नहीं, चौगना हो जाए।
मेरी बला से, मगर परीक्षा में पास होना है तो ये खुराफत याद करने पड़े। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी बात है, उससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह बनने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। कह दिया समय की पाबंदी में संक्षिप्त में लिखो जो 4 पन्नों से कम हो। अब ठीक संक्षिप्त में हुआ नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? अरे बालक भी किसी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है हम अध्यापक है। मेरे दर्जे में आओगे तो सारे पापड़ बेचने पड़ेंगे। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, अगर तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांध दिए, नहीं पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वार्थ लग रहा था। जब पास हो जाने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि जो की तो बनी। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की, लेकिन न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से ऊपर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले निद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए, मुझे उन पर दया थी। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद उन्हें इतना दुख न होता, मगर विधि की बात कौन करता। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लग गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा। मेरी स्वतंत्रता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, बापू मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। अब मुझे पतंगें उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ, इसलिए अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, अभी आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में अब कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर में पनकों लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगमन पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतंग की ओर दौड़ा जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक सेना पीछे पीछे दौड़ी, झाड़दार बांस में उनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस आकाश में पतंग के साथ उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजार के साथ
इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कन को लिए दौड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। अरे आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक है, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडा के साथ ढेले के कन को लेता। मैं शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी इस कमतरी पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विधा पढ़ ले, दादा और अम्मा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें जिंदगी का तजुर्बा हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचानेंगे, इसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे भाग में दादा ने अपनी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। हमारे हेड मास्टर साहब को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपया तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बुढ़ी माँ। हेड मास्टर साहब की बेटी यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान ये गुरु दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। मेरे होते तुम बेराने चल पाओगे। अगर तुम यूं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मेरे मन में भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने बड़ी सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको इसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनका उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, और करूँ क्या? खुद बैराज चलूं, तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये करते हुए भी तो मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। बालकों की एक सेना पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। भाई साहब लंबे ही है, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था।